जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर होगा उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब नदियों किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकास पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड का क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा इसका? अभिकेंद्री। क्या होगा? अभिकेंद्री, सेंट्रीपिटल भी कहते हैं इसे। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड का वो क्या होगा आप लोग बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ग्लेशियर द्वारा परिवहन तथा जमा की गई सामग्री को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? मोराइन कहा जाता है। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियां और नहरों की कुल लंबाई 31,200 किलोमीटर है, जो देशों में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। चौथे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश दिखने में भी बड़ा है, ठीक है, इसका पॉपुलेशन भी, जनसंख्या भी ज़्यादा है और नदियों का भी 31,200 किलोमीटर क्या करता है? कुल लंबाई कवर करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पांचवे का वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर बारहमासी है। कैसा है? बारहमासी। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का वो क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? जल भृतों को। किसको? जल भृतों को। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण करती है? तो दोस्तों सातवें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा? जलोढ़ मैदान। कैसा होगा? जलोढ़ मैदान। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपनी जल का निर्वहन करती है, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है। इसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्री कहेंगे। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो दोस्तों नौवे का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्या बात है, क्या बनता है? रेडियल पैटर्न बनता है, जिसे आर्य पैटर्न भी बोलते हैं। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। अगर आप रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 13वें की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों 13वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों 14वें का जो राइट आंसर क्या होगा आपका? गंगा बेसिन। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भागीरथी तथा अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? भागीरथी। क्या होगा? भागीरथी।
बैक टू बैक हम 50 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो दोस्तों 17वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? खड़क ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? खड़क ग्लेशियर से। वही दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? इलाहाबाद शहर। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर क्या होगा क्या होगा आपका? गगड़ और तीस्ता नदी के बीच में क्या है? गंगा का मैदान है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सतलुज और काली नदियां के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 21वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप लोग बताइए? किसका राइट आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। कौन सी हिमालय होगा? कुमाऊं हिमालय। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों 23वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? 3 भागों में विभाजित करती है। वहीं दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों 24 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? घाट प्रवाह जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? पेन गंगा जो है वो आपका गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? गंडक जो है त्रिशूल गंगा की क्या है? एक धारा है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सन 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे तथा इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया था? दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर बांग्लादेश। कौन से पड़ोसी देश? बांग्लादेश। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? मिलम ग्लेशियर। कौन सा? मिलम ग्लेशियर। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों 29वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होता है कि उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बंदरपूछ ग्लेशियर। कौन सा? बंदरपूछ ग्लेशियर। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? यमुना नदी जो है आपका हिमपात वाली नदी है। चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गिरी नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो क्या होगा आपका? यमुना नदी। कौन है? यमुना नदी की एक आपकी सहायक नदी है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन से यमुना नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा आपका? चंबल नदी जो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की चलते। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से कौन एक केन नदी किन दो राज्यों के से होकर गुजरती है? तो बताइए केन नदी जो है वो कौन कौन से दो राज्य से होकर निकलती है? तो 36 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है देवप्रयाग में मिलती है। कहां मिलती है? देवप्रयाग में। फ्रेंड्स वहीं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 38 बोलता है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा आपका? सतोपंत ग्लेशियर से क्या निकलती है? आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से
कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 39 का क्या होगा आपका? रुद्रप्रयाग। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की चलता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप बताइए आप लोग? कोसी नदी। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 42 का क्या होगा? ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मयूर द्वीप की, मयूर द्वीप जो है स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 43 का क्या होगा आप बताइए? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 44 का राइट आंसर कैलाश श्रेणी के चेमायुंग ग्लेशियर से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी की क्या होती है? उद्गम होता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का क्या होगा? इसका भी राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी होगा। वही फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 47 का क्या होगा बताइए आप लोग? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। इस वीडियो का 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? 48 जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पंजाब और हिमाचल। पंजाब और हिमाचल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी नदियां क्या है? दिहांग और लोहित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 49 का क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर आपका दिहांग होगा। क्या होगा? दिहांग। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देखते हैं ध्यान से। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि यह तिब्बत से निकलती है? तो बिल्कुल सही है भैया, तिब्बत से निकलती है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है? बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है? बिल्कुल सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिवांग कहा जाता है। ठीक है, तो दिवांग नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। तो इसका ये वाला आंसर गलत होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जितने भी भारत में प्रांत थे उन सभी को स्वायत्तता प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किस चीज़ का एकात्मक पद्धति का लाभ है? तो दृढ़ राज्य। कौन से दृढ़ राज्य जो थे उनके एकात्मक पद्धति की लाभ थी। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन पर सब पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो संसद लगाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये जो आपात उपबंध जो लिए गए हैं हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। ठीक है, डेली। तो इससे क्या होगा, आप अगर अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों? क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारतीय संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे क्या किया गया? घोषित किया गया। ठीक है, वही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों जो 9 का राइट आंसर है वो क्या है? 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरी तरीके से क्या बना? लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका जो है का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार ही किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? भारत बताइए, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1 में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में एक संघ बनाकर चलने वाला एक संघवाद है। ठीक है, जिसमें आपको पता है हमारे अभी फिलहाल 28 स्टेट है। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1 में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया? फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट है, राज्यों का गठन जो भी है देखा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? BN राव। क्या होगा? BN राव। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय प्रणाली में क्या है? द्विसदन पद्धति क्या है? एक अनिवार्य लक्षण है। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत एक कैसा देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो बताइए एकल नागरिकता हम कहाँ से लिए थे? बताइए, इंग्लैंड से लिया था, सिंगल सिटीजनशिप। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? भाग 2 जो है हमारा नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का जिसे जनक बोला जाता है तो BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संप्रभुत्ता, भूभाग्य अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इन सब का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता।
वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संघ सूची में कितने मंदे हैं? ठीक है, तो याद रखना मंदे मतलब विषय पूछता है कितने विषय है संघ सूची में, तो इसका सही आंसर क्या है? 97 विषय हैं। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के भी ही विपरीत जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? जाति व्यवस्था। कौन सी? जाति व्यवस्था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो देश क्या हो? लोकतांत्रिक देश हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जो हमारे मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। दोस्तों प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो याद रखिएगा थे का मतलब है 7 और है का पूछेगा तो आप बोलिएगा 6, जिसमें से आप संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? वर्णित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कि कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निजी स्वतंत्रता का आधार है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निजी स्वतंत्रता का एक क्या आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट अवस्थाओं की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? परमादेश या प्रतिषेध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं, जिसे रिट बोला जाता है। 5 रिट होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दिए जाती है? तो वो क्या होती है आपके दोस्तों? परमादेश होती है। क्या होती है? परमादेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी लिख दिया परमादेश को कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन सी याचिका होती है? परमादेश होती है वो। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 करता है। कौन करता है? 17। छुआछूत का अंत करता है कौन? 17। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका, इसमें बोला जाता है कि मानव द्वारा क्या कोई भी व्यापारी या मानव को इधर से उधर मानव की तस्करी करना क्या अपराध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, तो बताइए कौन से संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो बताइए संपत्ति का अधिकार जो आज बच गया है, पहले मौलिक अधिकार था, आज एक विधि अधिकार रह गया। ठीक है, कानूनी अधिकार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका 6ठा अधिकार है। ठीक है, ये क्या करता है? आपके जितने भी ऊपर के अधिकार है उन सब में यही एक उपचार करवाता है कि मतलब सारे अधिकार से निजात दिलाता है आपको। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32। वही चीज़ है जो आपके ऊपर वाला था, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में स्थापित किया गया है। कौन से? भाग 3 में।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 33 के द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 46 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? धर्म के आधार पर। ठीक है, जो जिनकी धर्मों में जनसंख्या कम है उन्हें क्या मिला हुआ है आपके, बताइए, मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। ठीक है, अल्पसंख्यक का मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 47 क्या बोलता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य अनुसंशोधन 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 जो है आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले 10 थे, आज हमारे 11 हैं। ठीक है, एक जोड़ा गया एक्स्ट्रा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो आपके अनुच्छेद 27 द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन हुए। ठीक है, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए डेली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, डेली 50 का डोज लेकर आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा हैवी भी ना हो और 50 क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएँ। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके दिक्कतों का क्या करूँगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ सूचना में मिलती है? कहते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। ये कौन से बौद्ध ग्रंथ की सूचना से मिलती है? तो दोस्तों इस फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, अंगुत्तर निकाय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख और किस किस में है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो सेकंड का भी देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, अंगुत्तर निकाय में ही है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों थर्ड का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। चौथे का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुसुमपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों पांचवे का राइट आंसर क्या होगा बताइए। कुसुमपुर जो नगर था उसका निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कुसुमपुर, जिसे पाटलिपुत्र नगर भी कहते थे। तो दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? उदयन। कौन था? उदयन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों छठे का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, इसका आंसर दोबारा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो छठे का राइट आंसर क्या होगा बताइए। उदयन के द्वारा ही किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हरहार स्थल जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा नगर है? दोस्तों सातवें का बताइए राइट आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र। देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस घुमा के और पाटलिपुत्र पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि पाटलिपुत्र से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए द आठवें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? पहली बात तो तक्षशिला विद्या और अध्ययन का केंद्र था, बिल्कुल सही है। वाणिज्य और व्यापार के लिए भी था, कला और शिल्प के लिए भी था। तो दोस्तों आठवें का राइट आंसर क्या होगा? इन सभी के लिए था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का, बताइए।
कौन सा सम्राट था जो अप्रभु परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 9 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर, महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद जाना जाता था। दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर, महापद्म नंद ही क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अजात शत्रु के वंश का नाम बताइए। अजात शत्रु का कौन सा वंश था बताइए? दोस्तों 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 12वें का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका राजगीर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास विन्यास किस आकृति का है? तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा? आयताकार, रेक्टेंगल टाइप का है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। तो शक्तिमती बताइए किसकी राजधानी थी 6वीं शताब्दी में? तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? चेदी। किसकी? चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? फिर सेम क्वेश्चन को घुमा के दिया है, तो बताइए 15वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सोथिवती नगर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाजनपद के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो दोस्तों 16वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अहिक्षत्र में। कहां पे? अहिक्षत्र में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो दोस्तों 17वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? पोतन। क्या होगा? पोतन। वही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों 18वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। बताइए 16वें का राइट आंसर क्या होगा? कलिंग। कौन सा नगर? कलिंग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो दोस्तों 21वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? नागा अर्जुन कोंडा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। 22वें का राइट आंसर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 22वें का देखिए, प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया था? तो दोस्तों 22वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? ठीक है, 4 श्रद्धा द्वारा। किसके द्वारा? 4 श्रद्धा द्वारा। दोस्तों 23वें का क्वेश्चन क्या कहता है? काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? सूती एवं रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाजनपद में कुणिनंद नरेश किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 24वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? द्विज श्रेष्ठ। क्या? द्विज श्रेष्ठ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों 25वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 61 था। कितना था? 61। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो दोस्तों 26वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? योधेय। कौन सा? योधेय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो दोस्तों 27वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? चेटक। ठीक है, चेटक लिक्ष्वी। चलिए ये जोड़ी क्या है जो कि आपकी सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता था, दोस्तों उसका नाम क्या था? तो दोस्तों 28वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? सालवती। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम में किस में मिलता है? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? अजात शत्रु। कौन रहा था? अजात शत्रु। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका शिशुनाग होगा। क्या होगा? शिशुनाग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? वैशाली के लिच्छवी राजा के साथ। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका कौशाम्बी। कौन? कौशाम्बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दोबारा आ गया। 34 चलते हैं। 34 क्या कहता है? क्षत्रियजन योद्धे केवल निमांकित देवता के उपासक थे। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा? कार्तिकेय। क्या होगा? कार्तिकेय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 5वीं शताब्दी से पहले। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? तो दोस्तों 36 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? रुहेलखंड। क्या? रुहेलखंड। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या होगा आपका? वैशाली। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो दोस्तों कौन सा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के स्थित था निकट? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? अश्मक। क्या होगा? अश्मक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो दोस्तों 39 का राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध युग में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महिषामती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 40 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या बात है, बिल्कुल सही है आपका अवंती होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? उज्जैन से। किससे? उज्जैन से। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो आपके रेलवे से रिलेटेड ही बना रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर रेलवे के एग्जाम देने के लिए परिपक्व हैं तो ठीक है, तो आप सारी वीडियो देखिए। ठीक है, एक से एक वीडियो मैंने बना रखे हैं, सारे स्टैटिक जीके से लेकर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिया है आपको। ठीक है, तो वीडियो भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए ताकि वो भी क्या अगर फॉर्म भरे तो उनका भी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महापद्म नंद। क्या था? महापद्म नंद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? कंबोज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? चेदी वंश से। कौन सा वंश? चेदी वंश। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइए?
बिल्कुल सही है मत्स्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए वैशाली जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 46 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लिच्छवी राजा के द्वारा। वही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही आंसर आपका कंबोज होगा। क्या होगा? कंबोज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धाओं की टकसाल केंद्र था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का? बिल्कुल सही आंसर आपका रोहताक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण वंश अपने पिता द्वारा मारा गया? सॉरी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मैं क्वेश्चन को समझा दूं। कहता है कि मगध के स्टार्टिंग में ऐसा कौन सा राजा था कि राज्यपाट लेने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, और जिसने अपने पिता की हत्या की उसी के पुत्र ने फिर उसकी हत्या कर दी राजपाट लेने के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 49 का? बिल्कुल सही आंसर है अजातशत्रु। ठीक है, किसने किया था? अजातशत्रु। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों 50 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। ठीक है।